नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज़ यूट्यूब चैनल में। और आज के लिए आपके पास एक टॉपिक लेके आया हूं मैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। वो है पीएचडी थीसिस को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे मैनेज करें, काम को कैसे मैनेज करें। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको हेल्प रहे। और इन फ्यूचर अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा लगा है तो इसी से रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना सकते हैं हम लोग। एक एक पर्टिकुलर चीज़ को इलैबोरेट करके आपको अपनी राय देना चाहूँगा। और बाकी आप दूसरी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं और वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उनको भी आप ज़रूर देखिए, दूसरे वीडियोस देखिए, दूसरे चीज़ें। फॉर एग्जांपल यू कैन रीड रिसर्च पेपर्स। आप उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो से थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। मे भी कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप नहीं कंसिडर कर रहे होंगे अपनी पीएचडी थीसिस के दौरान, तो आप वो चीज़ें जो है कंसिडर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप पीएचडी थीसिस को प्लान करें, पीएचडी रिसर्च को प्लान करें, तो आपके पास पहली चीज़ होनी चाहिए रिसर्च क्वेश्चन। आपका रिसर्च क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, एडवांस्ड होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ एक उसमें गैप होना बहुत ज़रूरी है। यानी लिटरेचर में एक गैप हो जहां आप पिक करें वो रिसर्च क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिसर्च क्वेश्चन पुराना हो या ऑलरेडी उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रखा हो। अगर काम भी हुआ है लेकिन गैप उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो एडवांस्ड हो, और साथ ही साथ उसमें अगर गैप रहे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यानी उसमें कुछ काम होना बाकी है या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सटेंशन भी यहाँ कहा जा सकता है उसको, वो होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपका रिसर्च क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसमें ऐसा ना हो कि वो बहुत ब्रॉड हो और बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर ना हो, तो उसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसका एक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है जिसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको नोन रहे। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपने आंसर देना है वो आपको क्लियर कट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें रिसर्च क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा। सेकेंड पॉइंट आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका पीएचडी थीसिस का, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल में लिटरेचर सर्च करना होता है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल है, चाहे वो और दूसरी तरह के आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, या कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आपको अपने पास इकट्ठी करनी है। आप सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़, जिस तरह भी चाहें वो इकट्ठी करें, उसको ऑर्गेनाइज करें। उस इन्फॉर्मेशन को आपसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी और को पता नहीं होना चाहिए। इस तरह की मेंटेलिटी आपको डेवलप करनी है और वही एक साइन हो जाता है कि आप पीएचडी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहे हैं और आपको पूरा इंटरेस्ट है उस टॉपिक में। और हाँ, साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। उस एरिया को आपको ओन करना पड़ेगा, बिकॉज जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का, आपकी रिसर्च का और आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल। जो आपका प्रपोजल हो पीएचडी के लिए वो बहुत ही ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट्स जो मैं वो करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, इस तरह से आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। उसमें अगर गैप्स अगर आपने दे दिए या आपको नहीं पता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स मुझे करने हैं या कहीं पे गैप रहता है, तो वो काफ़ी जो है वो डेंजरस हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि सिनॉप्सिस जो है वो प्रेजेंट की जाती है। यानी पहले जो आप काम करने वाले हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है और फिर उसको एक एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू करती है, अप्रूव करती है, उसके बाद ही उस पर रिसर्च जो है वो की जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो प्रपोजल है वो ऑर्गेनाइज रहे और आपको खुद भी कॉन्फिडेंट हो।
आपको खुद भी उसमें कॉन्फिडेंस हो कि इस तरह से मुझे काम करना है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। उसमें सक्सेस होती है, फेलियर होती है, वो धीरे धीरे जो है वो बाद में आपको पता चलेंगी चीज़ें। लेकिन इनिशियल जो हाइपोथेसिस के बेसिस के ऊपर आप अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए आपको एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल का टाइम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको ईजी रहे। जल्दबाजी ना करें प्रपोज़ल को फॉर्मुलेट करने में। एक वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज प्रपोजल आप डिफाइन करें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट बात आती है गाइडेंस की। आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनकी गाइडेंस आपको लेनी है, हर स्टेप पे आपको लेनी है। और जितना आप गाइडेंस लेंगे उतना आप रिफाइन कर पाएंगे हर एक चीज़ को। मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो शायद आपने ना सोची हो, तो वो आप इंक्लूड करके अपने एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा रिफाइन बना सकते हैं। और साथ ही साथ नए एक्सपेरिमेंट भी आप डिस्कस कर सकते हैं, नई चीज़ें, नए हाइपोथेसिस और नई ऑब्जेक्टिव आप डिस्कस कर सकते हैं अपने सुपरवाइज़र के साथ। बेनिफिट ये रहता है क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं उन्होंने उस एरिया में काम किया होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो आपको एक एज मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है, जिससे आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें अगर कोई एरर है या कोई गैप है वो भरा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिसर्च एथिक्स का। आपकी इंटीग्रिटी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको जो डेटा लेना है, आपको उसके जो है रेप्लिकेट्स करने होते हैं, आपको वो डेटा विदाउट एनी इन्फ्लुएंस आपको लेना है, आपको करेक्टली डेटा लेना है, ऑर्गेनाइज करना है। उसमें कोई अगर आपको डाउट लगता है तो आपको फिर से वो एक्सपेरिमेंट करना है, बार बार करना है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपको जो है रेप्लिकेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो बार बार उस एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप जो हैं वो अपने रिजल्ट्स में कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट रहेगा। और साथ ही साथ जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको और भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू एथिक्स। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स की बात आती है, एनिमल एथिक्स की बात आती है अगर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हैं, ह्यूमन एथिक्स की बात आ जाती है अगर ह्यूमन वॉलंटियर्स हैं, और साथ ही साथ इंटीग्रिटी इन जनरल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी सुपरवाइज़र जो है ऐसे स्टूडेंट चाहेगा जो बहुत ही ऑनेस्ट हो, बहुत ही क्लियर हो, उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको जो है प्रेजेंट किया जाए विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये रहता है, ताकि एक्सपेरिमेंट जो इस तरह से हो कि उनको रेप्लिकेट भी इन फ्यूचर किया जा सके। और एक और पॉइंट निकल के सामने आता है डेटा मैनेजमेंट का। डेटा जो आप जनरेट करते हैं रिसर्च में, वो जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी नंबर्स के फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ टेक्सुअल डेटा आपको मिल सकता है, यानी टेक्सुअल फॉर्मेट में, या पिक्चोरियल डेटा आपको मिल सकता है, या पिक्चर्स में। आपको किस तरह से वो डेटा मैनेज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो राइट। और आप बताइए कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को हम एलेबरेट करें। तो अभी जैसे डेटा मैनेजमेंट की बात हो रही है, डेटा जब भी आप जनरेट करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा करेंगे, उसको कहाँ अपने स्टोर करना है, किस फॉर्मेट में आपने स्टोर करना है। देखिए अभी तो आपको पता है कि मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर फिर से 2 महीने के बाद आप वापस उस फोल्डर को ओपन करेंगे, अगर डेटा सॉफ्ट कॉपी में है, तो आप खुद भूल जाएंगे कि कौन कौन से वेरिएबल जो हैं आपने इसमें लिखे थे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो एक समरी जो है अपने डेटा की अपने पास ज़रूर रखें, ऐसे फॉर्मेट में कि आप कभी भी उसमें जाएं तो उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें। वरना क्या होगा कि आपसे डेटा हैंडल नहीं होगा, और पीएचडी में आप बहुत डेटा जनरेट करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आप लिखेंगे, तो डेटा मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पीएचडी का। तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है राइटिंग स्ट्रक्चर की। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो राइटिंग आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है पीएचडी का। कहते हैं कि अगर आपने कुछ पब्लिश नहीं किया तो यानी आपने वो रिसर्च की ही नहीं, यानी जब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा तो वो मानी नहीं जाएगी रिसर्च, और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तो आपका डेटा इस तरह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी बिल्कुल रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका पीएचडी थीसिस का।
राइटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, घंटों हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं। अगर पीएचडी थीसिस की स्पेसिफिकली बात करें तो चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स होंगे, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, रिजल्ट्स मेथड लिखने होंगे, डिस्कशन लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे लिखनी है ये आपकी पीएचडी के दौरान आपको धीरे धीरे जब आप राइटिंग करेंगे तो उस पर आपको समझ में आएंगी। लेकिन साथ ही साथ जब आप ये चीज़ें करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। राइटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको तो शुरू में बोर लग सकती है, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बन सकती है। और जब आप देखेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा है तो आपको खुद उस पर प्राउड फील होगा, जब आपने वो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से लिखा होगा, बहुत अच्छे से फॉर्मेट किया होगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप राइटिंग में भी उतना ही ध्यान देंगे जितना एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करने में, उस पर एक्सपेरिमेंट करने में जो है इन्वॉल्व होंगे। उसी तरह राइटिंग में भी प्लीज़ इन्वॉल्व हुए। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइटिंग के बिना जो है आप पीएचडी थीसिस नहीं कंप्लीट कर सकते, पेपर नहीं लिख सकते। तो आप समझ सकते हैं राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो है रेफरेंसिंग, साइटिंग। यानी जब भी आप कोई चीज़ लिखें उसमें कोशिश करें कि जो सोर्स है, प्रॉपर सोर्स है, उसको साइट करें। साइटेशन कैसे की जाती है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इसमें इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और डिटेल में समझाऊँगा आपको। साइटेशन की जहाँ तक बात आती है, आपको साइटेशन सीरियसली करनी है। अपडेटेड साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड साइटेशन जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट साइटेशंस हैं वो भी आपको ऐड करनी होती हैं। तो लेटेस्ट क्या हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक थ्रू रिसर्च जो हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किस तरह से आर्टिकल पिकअप करने हैं, किस तरह से उस एरिया में आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है वो चूज़ करने हैं, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है आपका पीएचडी का। तो इस पर भी प्लीज़ अटेंशन आप दें और ध्यान रखें इन चीज़ों का। फाइनल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन एंड एडिटिंग। जब भी आप लिख रहे हैं उसको रिवाइज करें, घड़ी घड़ी रिवाइज करें, उसको फिर से रिफाइन करने की कोशिश करें, एडिट करें उसे। आप किसी अपने फ्रेंड को वो दे सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर उसमें जो है आपको फ्रेंड के थ्रू अगर हेल्प हो जाती है दैट वुड बी ग्रेट। आप किसी दूसरे एक्सपर्ट को दे सकते हैं और फिर से उसको एडिट कीजिए, बार बार उसको जो है अपडेट करते रहिए। पहला जो ड्राफ्ट होगा आपका वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, तो उसको परफेक्ट करने की कोशिश ना कीजिए। पहले आप कंप्लीट कीजिए चीज़ों को, उसके बाद अगेन उस डॉक्यूमेंट में वापस आइए, फिर उसको रिफाइन कीजिए, एडिट कीजिए। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बोनस पॉइंट आप इसको मान के चलिए, वो है सेल्फ केयर। आपको पीएचडी के दौरान अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी अगर आपको हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको अपने आप को जो है वो स्टेबल रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं पीएचडी में, आप कम्युनिकेट करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक कम्युनिटी में रहते हैं। आपके रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते, दूसरों के रिजल्ट आते हैं नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू होती हैं। एक चेंज होता है आपकी लाइफ में और आप ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो साथ ही साथ अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दें, खुश रहें। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो पीएचडी का कोई लॉजिक नहीं है। अगर पीएचडी में अगर आप खुश रहते हैं तो पीएचडी तभी आपके लिए है और आप पीएचडी के लिए। तो यही आपसे एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि आप प्लीज़ खुश रहें। माहौल जो आसपास का माहौल है उसके साथ आप चलें और दूसरों को भी खुश रखें। और यही मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी पीएचडी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल क्या होगा कि आपका जो आउटपुट जो है वो कम ही रहेगी, राइट। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मैं रह रही हूँ, तो उसका कोई फिर लॉजिक नहीं रह जाता है। कोई भी चीज़ करें तो उसको जो है पूरे इंटरेस्ट से करें, पूरे मन से करें, तभी उसका बेनिफिट है। और साथ ही साथ स्ट्रेस लेने से कभी भी चीज़ें सही नहीं होंगी, कभी भी वो चीज़ें एक्यूरेट नहीं होंगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा स्ट्रेस रहने से। इसलिए अपने आप को काम रखें और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी बातें हमने कर ली इस वीडियो में पीएचडी थीसिस के रिगार्डिंग, पीएचडी रिसर्च के रिगार्डिंग। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो पॉइंट हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ इनको डिटेल में एलैबोरेट करना है तो कौन सी बड़ी बात है। आप एक कमेंट अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में डालिए
हमारा वीडियो है, आपका अपना ही वीडियो, इस पे डालिए प्लीज़, और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई करूँ और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करें, चर्चा करें। तभी इसका बेनिफिट है, तभी फ़ायदा है हम सभी के लिए। तो अभी मुझे आप इजाज़त दें, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए जो पीएचडी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट होगा इसका, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये सारी बातें जो हैं प्लीज़ इनको ध्यान में रखिए। कोशिश करूँगा कि आपके लिए और डिटेल में वीडियो लेके आऊँ और हेल्प हो, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो यही मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि चैनल में बने रहिए और इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।